Hello students, in this video we will discuss some problem on Rayleigh's theorem. So first of all तो हम ये समझ लेते हैं कि रॉलेस ने आखिर क्या कहा था, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। एक्चुअल में रॉलेस थ्योरम समझने में आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, जबकि बहुत नॉर्मली स्टेटमेंट है रॉले का। क्या स्टेटमेंट है, मैं थोड़ा प्रैक्टिकली आपको समझा देता हूँ। जैसे ये सपोज ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे कोई दो पॉइंट लिए हैं, जैसे ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब इस पॉइंट पर कोई भी फंक्शन है y इक्वल टू एफ, कोई भी फंक्शन कह दें, उस फंक्शन की हाइट ये, अगर फंक्शन आपका y इक्वल टू एफ एक्स है तो इस फंक्शन की हाइट क्या हो गई, एफ ऑफ ए। तो आप ऐसे समझिए इसको कि रोले ने क्या कहा कि किसी भी पॉइंट से, अगर मैं आपसे एक जनरली बात करूं कि भाई यहाँ पर एक, जैसे मैंने चौक रख लिया, ये अब ये चौक रख लिया, अब मैं ये कह रहा हूँ कि आप कहीं पर भी कितना भी इस चौक को घुमा लो, बट आपका ये चौक उठना नहीं चाहिए और कहीं पर ये कॉर्नर न दे। बस इन दो बातों का ध्यान रखें। और आपको ये जो हाइट है, इतनी ही हाइट पर ये, यानी ये है एफ वी, अगर इस बी पॉइंट यहाँ पुट करेंगे तो एफ वी बन जाएगा। तो यहाँ से चलो आप कहीं भी घुमाओ, लेकिन आपको आना यहाँ है। यहाँ से चलो और यहाँ आना है। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि कहीं भी आपका चौक उठना नहीं चाहिए, मतलब कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये, कहीं पर कॉर्नर भी नहीं होना चाहिए, कहीं शार्प पॉइंट नहीं होना चाहिए। अब आप कहीं भी घूम लो तो आपके पास, अगर आपको यहीं आना है तो आपके पास, आप ऐसे सोच सकते हो सर हम कहीं क्यों जाएंगे, हम तो सीधे आ जाएंगे। तो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा भी हो सकता है। रोले जो कह रहे हैं उसमें ये कह रहे हैं कि आप यहाँ से चलो यहाँ आ जाओ, बिल्कुल आ सकते हो। सीधी लाइन एक आपने बना ली कि भाई हम तो यहाँ से चले, हमारा चौक नहीं उठा कहीं पे भी, सीधे यहाँ आ गए, बिल्कुल हो सकता है ऐसा। एक दूसरी जो बात है वो ये भी हो सकती है, आप ये कहोगे कि सर ऐसा भी हो सकता है कि आप यहाँ से चलो और आपका मन आया, आप इस तरह से घूम के आ गए, यहाँ कहीं नहीं उठा और कहीं कॉर्नर भी नहीं आया, इसमें भी चौक नहीं उठा और कॉर्नर भी नहीं आया, इसमें भी आपका चौक नहीं उठा और कॉर्नर भी नहीं आया। बिल्कुल ये आपका जो पॉइंट है, इसको मैं कह दूं a कॉमा एफ ए और इसको कह देता हूं b कॉमा एफ वी। अब आप यहां से चले यहां आ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब एक ये भी हो सकता है कि हमें तो 0 और ये a, ये पॉइंट b है, ये हाइट सेम है, बस यह ध्यान रखना, ये एफ ए और ये एफ बी। अब ये कहा जा रहा है कि आपको चौक नहीं उठाना है और यहाँ तक आना है, तो आप क्या करो कि आप कैसे भी, कॉर्नर भी नहीं बनना चाहिए, तो आप इस तरह से, हो सकता है ऐसे चलते हुए, ऐसे चलते हुए और ऐसे चलते हुए फिर आप यहाँ आ जाओ। ऐसा भी हो सकता है, क्या दिक्कत है, कितने भी टर्न आप ले सकते हो, बस आपको यहीं तक तो आना है। तो अभी जो मैंने बात कही वो ये कि आप जहाँ से चले हो उतनी ही हाइट पे आपको आना है, बट चौक आपका उठना नहीं चाहिए और कॉर्नर नहीं बनना चाहिए। तो आई थिंक आपकी इसी तरह का सीन बन सकता है, या तो आप डायरेक्ट ऐसे पहुंच सकते हो, या फिर आप इस तरह से भी पहुंच सकते हो, या फिर आप, जैसे मैंने कहा, आप ऐसे भी तो जा सकते थे इस तरह से घूम के, तो ये भी एक सीन हो सकता है। और या फिर आप इधर से चले, यहाँ नीचे कहीं भी घूमते हुए बस यहाँ पे आ गए आप, इसमें तो कितने भी टर्न लगा दीजिए आप, यही तो बात है। तो रोले ने क्या कहा, जब मैं ये कह रहा हूं कि चौक आपका उठना नहीं चाहिए, इसका मतलब मैं कह रहा हूं कंटिन्यूटी होनी चाहिए फंक्शन में। क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूटी। कहां से कहां तक, जहां तक फंक्शन डिफाइन है। अब मैं कह रहा हूं ए से बी तक ग्राफ है, तो ए से बी तक आपका चौक नहीं उठने का मतलब है कंटिन्यूटी होनी चाहिए। तो मैंने क्या कहा है, रोलेज ने क्या कहा है फर्स्ट उसमें पार्ट में, कि फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है। सेकंड कहा कि डिफरेंशिएबल, तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए मैंने क्या कह दिया, कॉर्नर नहीं होना चाहिए, क्या, स्मूथनेस होनी चाहिए कर्व में। तो कर्व में जब स्मूथनेस होनी चाहिए तो इसी तरह के ग्राफ बनेंगे। तो कंटिन्यूटी की बात हो गई, डिफरेंशिएबिलिटी की बात हो गई। एक थर्ड बात क्या कहते हैं कि जिस हाइट से आप गए हो उसी हाइट पे आपको आना है। तो हाइट मैंने ये जो हाइट है एफ ए
और ये जो हाइट है एफ वी। तो रोलेस के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि एफ किस में डिफाइन है, पहले तो ये देखो ए टू बी से आर में, ए टू बी से आर में। मैंने कहा था ना फंक्शन इज रियल वैल्यूड, तो रियल वैल्यूड में ये आर क्या है, कोडोमेन है, और ये क्या है, डोमेन है। तो इसमें डिफाइन है, इसमें डिफाइन है किस तरह से कि भाई इसका जो ए पार्ट है कि एफ इज कंटिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस किसमें, इस इंटरवल में। रोलेस का जो स्टेटमेंट है वो लिख रहा हूं मैं। और सेकंड बात क्या है कि एफ इज डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल का मतलब है जो मैंने अभी कहा कि कहीं पर कॉर्नर नहीं होना चाहिए, तो डिफरेंशिएबल। और एक सेकंड अगर मैथमेटिकली बात करें तो डिफरेंशिएबिलिटी को मैंने क्या कहा था कि जो भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है उसके कर्व के किसी भी पॉइंट पर एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, एक अद्वितीय स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो इसका मतलब क्या है, जहां भी कॉर्नर होगा वहां यूनिक टेंजेंट नहीं ड्रॉ किया जा सकता। टेंजेंट कहां ड्रॉ किया जा सकता है, जैसे यहां है, अब यहां के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, किसी भी पॉइंट पर। यहाँ है तो यहाँ भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, कहीं पर भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है ना। तो कह रहा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब है कि कर्व ऐसा होना चाहिए जिस पर एक टेंजेंट किसी भी पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता हो। इसका सीधा मतलब है कि फंक्शन के कर्व में कहीं पर भी कॉर्नर पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो कहीं पर कॉर्नर नहीं है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया। किसमें हो गया कि हमें ओपन इंटरवल लिखते हैं हम, इस चीज पे भी आपको ध्यान देना है। ए बी ओपन इंटरवल, यानी इधर लेफ्ट में डिफाइन नहीं है, इधर बी के राइट में डिफाइन नहीं है, तो फिर आप उस ये चूक कॉर्नर है तो कॉर्नर पे डिफरेंशिएबल होता नहीं है, इसलिए हमने इन पॉइंट्स को छोड़ दिया और ओपन इंटरवल ले लिया ए बी। तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है। तीसरी कंडीशन क्या थी कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, ये तीन कंडीशन। तो एफ ए इज इक्वल टू एफ बी हमने सभी में लिया है, देखो। तो अब रोलेस की जो 3 कंडीशंस हैं, तो रोले ने कहा क्या था वो उस पे आइए। उन्होंने कहा था ये अगर ये 3 कंडीशंस फॉलो होती हैं किसी भी फंक्शन में, तो फिर उन्होंने जो चौथी बात कही थी वो ये कही थी कि देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट सी, यानी सी मतलब एक कोई पॉइंट। तो उन्होंने कहा है कि देन देयर एग्जिस्ट सी इस इंटरवल के बीच में, इस इंटरवल के बीच में, इस इंटरवल के बीच में, इस इंटरवल के बीच में कोई न कोई कम से कम एक पॉइंट सी ऐसा जरूर होगा जिस पर सच दैट, जिस पर एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। ये इंपॉर्टेंट, ये चौथी बात कही थी। अगर ये तीनों कंडीशंस फॉलो होती हैं तो रोले ने कहा था कि तो फिर ये चौथी बात अवश्य पूरी होगी। अब इस बात का मतलब क्या है, ये 3 बातें तो मैंने ग्राफ से समझा दी, बस इस बात का मतलब क्या है। इस बात का मतलब ये है, देखो जब मैंने कहा कि डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब है कि किसी भी कर्व पर स्लोप ऑफ टेंजेंट, किसी भी कर्व पर के किसी भी पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या है, जब हम कहते हैं जब वहाँ लिखा था कि एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स को ऐसे भी लिख लेते हैं डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स। इसका मतलब क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। जब वो कहते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, इसका मतलब स्लोप, स्लोप हिंदी में कहते हैं प्रवणता। तो प्रवणता क्या होगी यहाँ पर, प्रवणता क्या होगी यहाँ पे, स्लोप मतलब प्रवणता। इसको कहूँ तो टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 0, तो टेन थीटा 0, तो थीटा क्या हो गया 0। अब आपको ध्यान ये देना पड़ेगा कि किसी भी लाइन की जब आप स्लोप निकालते हो तो थीटा एंगल किसके साथ लेते हो, विद एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से जितना उस लाइन ने एंगल बनाया है उसकी टेंजेंट क्या होती है, उस लाइन की स्लोप होती है। तो थीटा 0, अब एक्स एक्सिस के साथ किसी भी लाइन का एंगल 0 है तो इसका मतलब क्या है, वो लाइन पैरेलल है। तो अगर मैं इसी लाइन की बात करूं, इसी लाइन की बात करूं, तो ये लाइन एक्चुअली क्या है, इस एक्स एक्सिस के पैरेलल है। क्या है, पैरेलल है। अब यहां पे आ जाओ, अब इस के किसी, वो कह रहा है ए और बी के बीच में एक पॉइंट जरूर, कम से कम एक पॉइंट, ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक तो जरूर होगा जिस पर, जैसे लाइक दैट यहां से अगर मैं एक बार में एक ही लूं इसको, तो आप ऐसे देखिए यहाँ पर
इस पॉइंट को, तो ये पॉइंट मान लीजिए सी, तो ये हाइट क्या हो गई, एफ ऑफ सी, एफ ऑफ सी हो गई। अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखूं तो सी एफ सी हो गया। अब इस पॉइंट पर टेंजेंट ये, तो इस टेंजेंट की स्लोप किसके द्वारा डिनोट होगी, एफ डैश सी, यानी इस कर्व का इक्वेशन है y इक्वल टू एफ एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स किसको शो करेगा, इस कर्व के किसी भी पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट। जब मैं कहूंगा कि इस कर्व के एट एक्स इक्वल टू सी पर स्लोप बताओ, तो मैं क्या लिखूंगा, एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू सी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ डैश सी, मतलब इस पॉइंट पर जो भी टेंजेंट होगा उसकी स्लोप। तो रोले ने क्या कहा, एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो, मतलब कम से कम एक पॉइंट जरूर है जहां पर एफ डैश सी क्या है, जीरो, यानी स्लोप जीरो है, यानी टेन थीटा जीरो है, यानी थीटा जीरो है। और थीटा जीरो एक्स एक्सिस के साथ में कब होगा, जब ये लाइन पैरेलल होगी, जब ये लाइन पैरेलल होगी। तो रोले ने कोई बहुत बड़ी बात नहीं कही, बहुत सिंपल सी बात है, कोई भी समझ लेगा, कोई भी बता देगा, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ देखो, इन्होंने कहा है इस इंटरवल के बीच में कोई ना कोई कम से कम एक पॉइंट, तो कम से कम एक पॉइंट में देखो जहां भी ग्राफ टर्न ले रहा है, जहां भी ग्राफ टर्न ले रहा है, यानी पहले बढ़ रहा था फिर नीचे आया, तो यहाँ ये टर्निंग पॉइंट हो गया, ठीक है। यहाँ से घट रहा था, डिक्रीज हो रहा था, फिर ये इंक्रीज होने लगा, ये टर्निंग पॉइंट हो गया। यहाँ पे ये टर्निंग पॉइंट है, यहाँ पे ये टर्निंग पॉइंट है, यहाँ पे ये टर्निंग पॉइंट है। तो इन टर्निंग पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं, जैसे लाइक दैट C1 हो गया, ये C2 हो गया, यहाँ पे मैं बात करूं तो ये C3 हो गया, ये C4 हो गया, इसी तरह से ये C5 हो गया। अब ये C1 है तो ये क्या है, FC1, ये C2 है तो ये हाइट क्या है, FC2, ये C3 है तो ये हाइट को क्या कहूँगा मैं, FC3, ये C4 पॉइंट है तो इस हाइट को क्या कहूँगा, FC4, ये C5 पॉइंट है तो इसको मैं क्या कहूँगा, FC5। तो इन पॉइंट्स पर अगर मैं कहूँ C1 FC1 इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो टेंजेंट है उसकी स्लोप कितनी होगी, जीरो ही तो होगी, यानी एफ डैश C1 क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ पर एफ डैश C2 क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ पर एफ डैश C3 क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ एफ डैश C4 क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ एफ डैश C5 क्या होगा, जीरो होगा। तो इस तरह से अब इस ग्राफ में कितने पॉइंट्स हैं, ये 5 पॉइंट्स हैं। तो रोले ने क्या कहा था, कम से कम एक पॉइंट जरूर ऐसा होगा जिस पर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू जीरो। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं कही थी रोले ने कि ये 3 कंडीशन अगर पूरी होती हैं तो ये चौथी कंडीशन जरूर पूरी होगी। इसका मतलब ये है कि अगर ये 3 कंडीशन हैं तो उनके बीच में कहीं ना कोई पॉइंट ऐसा जरूर होगा जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींचा गया टेंजेंट क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो ये बात उन्होंने कही थी। तो इसके बेसिस पे मैंने क्वेश्चंस आपको दिए थे कुछ करने को, कई बच्चों ने किए भी हैं, बहुत अच्छे किए हैं, और कुछ को मैंने फिर एक्सप्लेन किया है कि ताकि वो और अच्छे समझ लें। तो फिर मैं क्वेश्चन ट्राई कराता हूँ, कुछ होमवर्क के क्वेश्चन लेता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम लूँगा। तो आप इस बात को समझ लीजिए, जब कहा जाता है कि वेरीफाई द रॉलेस थ्योरम, तो वेरीफाई रॉलेस थ्योरम का मतलब है ये 3 कंडीशन हमें देखनी पड़ती हैं किसी भी फंक्शन में, जो आपको गिवन फंक्शन है उसमें देखिए 3 कंडीशन फॉलो हो रही है कि नहीं। अगर फॉलो हो रही हैं तो ये चौथी कंडीशन तो 100% फॉलो होगी। जब ये चारों कंडीशंस फॉलो हो जाती हैं तब हम कह देते हैं हैंस वेरीफाइड द रॉलेस थ्योरम। ओके, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसके। चलो आओ ट्राई करते हैं। ओके, क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स माइनस 2 पावर 1/3, 3 प्लस एक्स माइनस 2 होल टू द पावर 2/3 एंड इंटरवल इज 1 to 3, क्लोज्ड इंटरवल 1 to 3। ये आपको इंटरवल गिवन है। अब आप देखें यहाँ पे क्या कहा है इसने कि वेरीफाई द रॉलेस थ्योरम। तो रॉलेस थ्योरम को इसमें एक बार देखना है कि रॉलेस थ्योरम अप्लाई होगी कि नहीं होगी, अप्लाई होगी कि नहीं होगी। तो इस फंक्शन को एक बार देख लें। तो मैंने आपको उस दिन कहा था
उस पिछले वीडियो में कि अगर किसी फंक्शन की रॉलेज थ्योरम की एप्लीकेबिलिटी देखनी है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। अगर फंक्शन अगर आपको दिखने में नहीं आ रहा है तो आप उसको चेक करेंगे, डिफरेंशिएबल है कि नहीं है ये भी आपको चेक करना पड़ेगा एप्लीकेबिलिटी के लिए, ठीक है। और कुछ मैंने नोट्स आपको डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी वाले कंसेप्ट में डलवा दिए थे जिनको हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे। तो अब ये फंक्शन कैसा है, पहले तो फंक्शन को समझें। 3 कांस्टेंट है, नो प्रॉब्लम। ये x माइनस 2 होल टू द पावर 2/3। अब 2/3 पावर कैसी है, अब इस पावर के बेसिस पे हमें ये समझना पड़ेगा कि ये फंक्शन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम क्या कर लें इसका देखो कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो 100% कंटिन्यूअस होगा। अगर आपको किसी फंक्शन में डाउट लगे तो आप उसका डिफरेंशिएशन करके देख लीजिए, अगर उसके डोमेन में वो डिफरेंशिएबल है तो फिर आपको कंटिन्यूटी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या करें यहाँ पे, इस फंक्शन के लिए आप इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए f डैश x, तो 3 तो क्या है आपका 0, एंड यहाँ पे ये पावर है तो पावर क्या आ जाएगी आगे x माइनस 2 और 2/3 माइनस 1, और फिर इसका डिफरेंशिएशन करोगे x माइनस 2 का, तो x का डिफरेंशिएशन 1 और इसका 0, नो प्रॉब्लम। अब आपको 2/3, अब यहाँ क्या मिलेगा x माइनस 2 होल पावर माइनस 1/3। अब माइनस 1/3 है तो इसको और क्या नोट कर सकते हो आप, 2/3 x माइनस 2 टू दी पावर 1/3। कहने का मतलब ये हुआ कि जो डिफरेंशिएशन है वो सभी पॉइंट्स पर डिफाइन नहीं है। कैसे, क्योंकि f डैश x की जो वैल्यू आई है आपको देखते ही पता लग जाएगा ये क्या लिखा हुआ है x माइनस 2 टू दी पावर 1/3। तो यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए, एट x इज नॉट इक्वल टू 2। अगर 2 हुआ तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट डिफरेंशिएबिलिटी में नहीं आना चाहिए। और ये जो पॉइंट है, अब वो कह रहा है कि इस इंटरवल में देखो, अब इस इंटरवल के बाहर अगर ये पॉइंट होता है x इक्वल टू 2, जैसे वो कह देता लाइक दैट कि 0 to 1 इसमें, तो 0 to 1 में तो ये डिफरेंशिएबल है, लेकिन 1 to 3 अब ये जो पॉइंट आ रहा है वो इस इंटरवल के बीच में कहीं आ रहा है। तो इसलिए आप क्या कह दोगे, हेंस जो ये फंक्शन दिया है इज नॉट डिफरेंशिएबल। किस पे डिफरेंशिएबल नहीं है, एट x इक्वल टू 2 पे। भाई 2 को अगर छोड़ दें, यहाँ पे आप ध्यान दो, अगर आपने 2 को छोड़ दिया यहाँ, तो 2 के अलावा अब आप कोई भी पॉइंट रखो, ये कभी भी अनडिफाइंड क्वांटिटी नहीं देगा, और नहीं देगा तो f डैश x एक फाइनाइट क्वांटिटी होगी, तो इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो हमें तो क्या देखना था कि ये डिफरेंशिएबिलिटी किस पे नहीं है। अब तो यहाँ सीधा क्लियर दिख गया कि भाई 2 पे नहीं है, तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियल एट x इक्वल टू 2, और 2 किस में आ रहा है, इस इंटरवल में आ रहा है 1 to 3, इस इंटरवल में ये पॉइंट आ रहा है। तो अब आंसर में आप क्या लिख दोगे इस क्वेश्चन में, इसमें लिखोगे हेंस रॉलेस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। रॉलेस थ्योरम इस फंक्शन में अप्लाई नहीं हो सकती, ठीक है। अब हम वेरिफिकेशन के कुछ क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये है, वेरीफाई रॉलेस थ्योरम। फंक्शन आपको गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए होल टू दी पावर एम इंटू एक्स माइनस बी होल टू दी पावर एन, और इसमें गिवन है आपको इंटरवल क्लोज्ड ए टू बी। ये इंटरवल गिवन है क्लोज ए टू बी वेयर एम
and n are positive integer. अब आप देखो, आपको फंक्शन दे रखा ही है, कहा है वेरीफाई करो रोलेस थ्योरम को। तो वेरिफिकेशन के लिए आपको 3 कंडीशंस, अगर वो कंडीशंस अप्लाई होती हैं, फॉलोड होती हैं इसके द्वारा, तो चौथी कंडीशन तो होगी। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो 3 कंडीशंस को अपन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है, पहले ये समझिए, ये क्वेश्चन, ये जो एक्सप्रेशन है x माइनस ए, ये कैसा है। अगर आपको ध्यान दो तो x माइनस ए होल पावर m, x माइनस ए होल पावर m क्या है, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन से खुल जाएगा, बाइनोमियल थ्योरम से, ये भी बाइनोमियल थ्योरम से खुल जाएगा। बाइनोमियल थ्योरम से ये खुलेगा, इसमें m+1 टर्म होंगे और इसमें n+1 टर्म होंगे। टोटल मिला के जब हम इस एक्सपेंशन का और एक से एक्सपेंशन को खोलकर मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप ध्यान दो, थोड़ा एज्यूमेशन करो कि मल्टीप्लिकेशन के बाद आपको जो मिलेगा एक्सप्रेशन, वो क्या पॉलिनोमियल नहीं होगा। इस बात पे ध्यान दीजिए। इसको आपने खोला, इसको आपने खोला, फिर मल्टीप्लाई किया, तो आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक्चुअली वो मिलेगा पॉलिनोमियल। और हम इस बात को जानते हैं कि पॉलिनोमियल अपने डोमेन में, या मैं ये कहूँ कि पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो हर जगह कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है। तो आप यहाँ लिख लीजिए, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम वी कैन एक्सपेंड, बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके हम एक्सपेंड कर सकते हैं किसको, x माइनस ए होल टू द पावर m एंड x माइनस बी होल टू द पावर n, इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। आफ्टर एक्सपेंशन, प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन, खुलने के बाद जो एक्सप्रेशन होंगे उनका मल्टीप्लाई किया, यानी गुणा किया, प्रोडक्ट ऑफ दीज एक्सप्रेशन, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, अ पॉलिनोमियल। हमें क्या मिलेगा, एक पॉलिनोमियल मिलेगा। ठीक है, अब मैं एक लाइन नोट कर देता हूं, वी नो दैट every polynomial function is continuous and differentiable everywhere। इसका मतलब क्या है कि जो हमें बहुपदीय फलन मिलेगा वो क्या है, हम इस बात को जान चुके हैं डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी में, कि प्रत्येक बहुपदीय फलन हर जगह का मतलब है माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक सतत भी होता है, अवकलनीय भी होता है। तो इस बात को हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि पॉलिनोमियल आया है तो ये कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। सो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम लिख देते हैं, सो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए होल टू दी पावर m, नंबर फर्स्ट, या फिर ऐसे लिख देता हूँ, सो नंबर फर्स्ट f इज कंटिन्यूअस इन, अब वो तो हर जगह ही डिफरेंट कंटिन्यूअस होता है, तो यहाँ से यहाँ तक भी होगा, तो क्लोज्ड इंटरवल a टू b, यानी जो फंक्शन है ये दिया हुआ फंक्शन, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन होने की वजह से ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है। एवरीवेयर कंटिन्यूअस का मतलब है कि माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट, ये तो इसके बीच में ही कहीं है, तो a टू b में क्या होगा, ये कंटिन्यूअस होगा, यानी जो ये इंटरवल गिवन है इसमें 100% कंटिन्यूअस होगा। सेकंड, डिफरेंशिएबल होता है, तो आप इस बात को लिखोगे, अगर इस इंटरवल में ही इसको डिफाइन किया है तो फिर ये इसके ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल भी होगा। ठीक है, अब थर्ड है उसको चेक कर लेते हैं अपन। थर्ड कंडीशन क्या है, एफ ए लगा के देखते हैं, यहाँ पे जो इसका इनिशियल पॉइंट है ए लगा के देखोगे तो a माइनस ए 0 हो जाएगा, और 0 में इसका मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 0, एंड
एफ बी लगा के देखोगे तो बी माइनस बी जीरो, जीरो का इसमें मल्टीप्लाई होगा, दिस इज ऑल्सो जीरो। इट मीन्स कंक्लूजन इज एफ ए इज इक्वल टू एफ वी। तो थर्ड जो केस था इसका कंडीशन थी वो भी पूरी हो गई। अब क्या नोट करोगे, यहाँ पे जो तीनों कंडीशन थी रोलेस थ्योरम की वो सेटिस्फाइड है। तो हियर थ्री कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड। यहाँ तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं, तो अब क्या होना है, तो जो फोर्थ वाली कंडीशन है वो 100% सेटिस्फाई होगी। तो हमें क्या प्रूव करना है, अब हमें क्या दिखाना है, हमें ये दिखाना है इसका एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, उसमें सी इस इंटरवल के बीच में है कहीं। हमें अब क्या दिखाना है कि इस फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है एट x इक्वल टू सी पर, अगर वो 0 है तो वो 100% इसके बीच में होगा। सो अब हमें क्या प्रूव करना है, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट देन देयर एग्जिस्ट C belongs to A to B such that f डैश C इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि ये तीन कंडीशन तो सेटिस्फाई है। अब हमें क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट, हमें ये दिखाना है कि इस इंटरवल के बीच में कोई नंबर है C जिसके लिए इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पर 0 हो जाएगा। ये बात हमें दिखानी है, तो इसको मैंने लिख दिया है कि वी हैव टू प्रूव दैट। अब हमें सिद्ध करना है देन देयर एग्जिस्ट, इसको बोलते हैं देन देयर एग्जिस्ट, एक ऐसे अवयव C का अस्तित्व इस प्रकार है जो कि खुले अंतराल ए बी में है, सच दैट मतलब इस प्रकार से है कि एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। तो कोई नो प्रॉब्लम। अब आपको क्या करना है, नाउ इसके बाद मैं इसको मिटा देता हूं, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। एफ डैश एक्स, क्योंकि हमारे पास है x माइनस ए होल टू दी पावर m इंटू एक्स माइनस बी होल टू दी पावर n। मैं लिख देता हूं एक बार फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए होल टू दी पावर m इंटू एक्स माइनस बी होल टू दी पावर n। सो डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन में नो प्रॉब्लम, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। तो x माइनस ए होल टू दी पावर m, सेकेंड का डिफरेंशिएशन तो डी डी एक्स एक्स माइनस बी होल टू दी पावर n प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे फिर डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए होल टू दी पावर m। अब आप देख लीजिए इसका डिफरेंशिएशन x माइनस ए होल टू दी पावर m इंटू इसका करेंगे तो पावर आगे n इंटू एक पावर कम हो जाएगा n माइनस 1, फिर इस बेस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x माइनस बी का डिफरेंशिएशन x का 1 हो जाएगा, इसका 0, 1 माइनस 0, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया, प्लस x माइनस बी होल टू दी पावर n। डिफरेंशिएशन समझ लीजिए, इसको आप कैसे करोगे, इसको x मान लीजिए कैपिटल X, तो x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन n आगे पावर इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1, फिर ये जो कुछ भी है इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो अब इसको भूल जाओ कि ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे x माइनस बी का, अब x माइनस बी का डिफरेंशिएशन यहाँ, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा, इसका क्या होगा, 0 होगा, कांस्टेंट है। सो यही मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई में 1 माइनस 0, यानी चेन रूल से कर दिया। तो x माइनस बी होल टू दी पावर n, इसका करोगे तो क्या आएगा m इंटू एक्स माइनस ए एम माइनस 1, इसी तरह से जैसे यहाँ किया है। इसका करोगे तो 1 माइनस 0। अब यहाँ देखो x माइनस ए होल टू दी पावर m इंटू एन एक्स माइनस बी होल टू दी पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा, यही आएगा, प्लस इसका देखो x माइनस बी होल टू दी पावर n एम एक्स माइनस ए एम माइनस 1। अब थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन के लिए यहाँ गौर करो कि इसमें और इसमें
व्हाट इज कॉमन? तो कॉमन इसमें क्या आ जाएगा, लगाओ दिमाग, x माइनस ए। अब यहाँ m माइनस 1 है और यहाँ पावर m है, तो क्या कॉमन ले सकते हैं हम, m माइनस 1। ओके, इसके बाद में यहाँ n माइनस 1 है, यहाँ पावर n है, तो क्या ले सकते हैं कॉमन, x माइनस बी पावर n माइनस 1। ओके, इसके बाद क्या मिला यहाँ, फर्स्ट में n इंटू क्या मिलेगा, इसकी एक पावर कम m है, m माइनस 1 कॉमन आ गया तो एक पावर बच गया इसका, x माइनस ए पावर 1। इस तरह से n ये है, ये कॉमन आ गया, प्लस अब इसके बाद देखो ये कॉमन आ गया, m बचा तो m इंटू में लिख दीजिए, इसकी एक पावर कम n और n से एक कम n माइनस 1, तो n माइनस 1 तो आ गया, तो क्या बच गया, 1 पावर, सो x माइनस बी 1 पावर, इतना बचा। ये क्या है आपके पास, f डैश x। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x माइनस ए होल पावर m माइनस 1, x माइनस बी होल पावर n माइनस 1, इसको nx प्लस mx, सो x यहाँ पे इकट्ठा कर लेते हैं, n प्लस m इंटू एक्स माइनस एन ए माइनस एम बी, सो माइनस कॉमन ले लूँ तो एम बी प्लस एन ए, ये बना। ओके, इसके बाद में हमने क्या कंसीडर किया था, इस इंटरवल के बीच में एक पॉइंट C मैं लिख दिया था वहाँ पे। सो अब मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, f डैश x की जगह पे f डैश c, तो c x की जगह c पुट कर देता हूँ, तो यहाँ क्या मिलेगा, c माइनस a होल पावर m माइनस 1, c माइनस b होल पावर n माइनस 1, यहाँ क्या मिलेगा, m प्लस n इंटू एक्स की जगह पे c और माइनस एम बी प्लस एन ए, इस तरह से। अब क्या करना है, पुट करना है क्या, f डैश c इज इक्वल टू 0। अब इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, तभी तो पता लगेगा कि ये c इस इंटरवल के बीच में है या नहीं है, क्योंकि यही तो कहा था कि इस इंटरवल के बीच में, रोलिन ने क्या कहा था, इस इंटरवल के बीच में कहीं कोई एक पॉइंट ऐसा c जरूर होगा जहां पर f डैश c किसके इक्वल हो, 0 के। तो मैं 0 के इक्वल रख के c की वैल्यू निकाल रहा हूं और उस वैल्यू को चेक करूंगा क्या वो इस इंटरवल a और b के बीच में है या नहीं है। अगर वो होती है तो इसका मतलब रॉलिन्स थ्योरम सेटिस्फाई है, वेरीफाई है, क्योंकि ये 3 कंडीशन ऊपर की फॉलो हो चुकी हैं, तो इसका मतलब ये 4th कंडीशन भी 100% वेरीफाई होगी। ओके, तो f डैश c इज इक्वल टू 0, सो यहाँ लगा देते हैं। अब a इसको लिख देता हूँ एक बार, c माइनस ए होल पावर m माइनस 1, c माइनस बी होल पावर n माइनस 1, फिर m प्लस n इंटू सी माइनस एम बी प्लस एन ए इज इक्वल टू 0। अब देखो ये फैक्टर है, एक ये फैक्टर है, एक ये फैक्टर है, इन 3 फैक्टर का जो प्रोडक्ट है वो 0 है, तो इसको c माइनस ए c माइनस बी, अब c है वो a के इक्वल तो हो नहीं सकता, हो सकता है क्या, क्योंकि इंटरवल क्या है, c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a टू b, तो a को तो छोड़ ही दिया है, b को भी छोड़ दिया है, यानी a b, इसके बीच में कहीं एक पॉइंट c है, तो c a तो हो नहीं सकता क्योंकि a को तो यहाँ छोड़ा हुआ है, b को भी छोड़ा हुआ है, तो c और a इक्वल नहीं हो सकते, c न तो a के इक्वल होगा न b के इक्वल होगा। जब ये इक्वल नहीं है तो ये 0c डिफरेंस a 0 कैसे होगा, न तो ये 0 होगा और न ये 0 होगा। समझना इस बात को कि ये भी 0 नहीं हो सकता और ये भी 0 नहीं हो सकता, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये 0 नहीं होगा और ये भी 0 नहीं होगा। तो फिर अब इन सब का प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब इनमें कम से कम एक तो 0 जरूर है। अब ये 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, तो फिर कौन सा 0 है, केवल एक यही ऑप्शन बचता है आपके पास कि m प्लस एन इंटू सी माइनस एम बी प्लस एन ए, दिस इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे देख लीजिए, m प्लस एन इंटू सी, इसको RHS में ट्रांसफर करिए, सो एम बी प्लस एन ए, सो c इज इक्वल टू m इंटू बी प्लस एन ए अपॉन m प्लस एन। अब c की वैल्यू आ गई है,
अब लगाओ दिमाग, क्या ये वैल्यू जो आई है m इंटू बी प्लस एन इंटू ए अपॉन एम प्लस एन, क्या ये इंटरवल ओपन इंटरवल a कोमा बी के बीच में कहीं है? बिल्कुल। आपको समझना पड़ेगा कि जब आप कोऑर्डिनेट में पढ़ते हो कि अगर आपके पास कोई भी एक लाइन है जिसके एंड पॉइंट x1/1 और x2/2 है, मतलब कोई भी एक लाइन x1/1 और x2/2 से होकर जाती है, अगर इन दो पॉइंट्स को एक तीसरा पॉइंट m1:m2 में डिवाइड करता है इंटरनली, तो उस इंटरनली जो डिवाइड करने वाले पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? ध्यान करो, वहीं से कनेक्ट कर लेते हैं कि जैसे लाइक दैट एक ये है और ये x1/1 और ये है x2/2, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? यहाँ पे x निकलता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ऐसे ही y निकलता है क्या? m1/2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, इस तरह से ही तो निकलता है। तो ये इंटरनली, तो इसका मतलब है कि ये जो x और y कोऑर्डिनेट है इंटरनली, यहाँ पर कोई एक पॉइंट है ऐसा जो इस लाइन को m1:m2 में डिवाइड करता है। तो ये प्रूव हो गया कि ये इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तभी तो यहाँ आया m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ भी उसी तरह से समझा जा सकता है इजीली। कैसे? कि एक कर्व है जो a और b यहाँ से होकर कहीं भी गुजर रहा है, तो इसके बीच में a तो ये है, b ये है, यानी x एक्सिस ये है, तो a और b के बीच में कहीं एक पॉइंट c ऐसा जरूर है जो इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? m/n में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आई वो क्या आई? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ c, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो c पॉइंट है ये इसको डिवाइड कर रहा है। किसको डिवाइड कर रहा है? a, b को, a, b को डिवाइड कर रहा है इंटरनली। कैसे डिवाइड कर रहा है? किस रेशियो में? m/n में। इस बात का जो मीनिंग है, मतलब है, वो ये है कि ये जो c पॉइंट है वो a और b के बीच की, जो a और b के बीच में जो कुछ भी है उसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? m/n में डिवाइड कर रहा है इंटरनली, अंतः विभाजन। तो ऐसा करने पर क्या मिल गया? c की वैल्यू ये, मतलब c क्या है? अंतः विभाजन बिंदु। इसका मतलब a और b के बीच में ही है c। तो आप क्या लिखोगे? इसका मतलब ये हुआ कि जो ये c है, यहाँ से मैं लिख देता हूँ, c = mb प्लस na अपॉन m प्लस n, किसके बीच में होगा? कहीं a और b के बीच में होगा। ठीक है, mb प्लस na अपॉन m प्लस n। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना कि मैंने ये कैसे लिखा है। ठीक है, अब ये चारों बातें हुई, अब लिख दोगे हेंस रॉलेज थ्योरम इज वेरीफाइड। रॉलेज थ्योरम क्या हो गई? वेरीफाइड हो गई, सत्यापित हो गई। अतः रोल प्रमेय सत्यापित होती है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, नाउ वी विल डिस्कस वन अनदर क्वेश्चन। इसमें भी वेरिफिकेशन है। क्वेश्चन है आपके पास f(x) = √4 - x²। वेरीफाई की बात की है, इंटरवल दिया है -2, 2। इसमें भी इसने कहा है वेरीफाई। अब आप देखिए इस फंक्शन को, √4 - x²। अगर मैं इस फंक्शन के ग्राफ को समझाने की कोशिश करूं तो आप समझ लीजिए, एक्चुअली ग्राफ जब ड्रॉ करोगे तो इसको y कंसीडर कर लेंगे। ऐसे ही तो करते हैं, y = √4 - x²। दोनों तरफ स्क्वायर कर लें तो y² = 4 - x²। x² को इधर ट्रांसफर किया तो x² + y² = 4। समझो ये क्या है? ये आपको मिलता है सर्किल। क्या मिलता है? ये सर्किल। अब इसका सर्किल जिसकी रेडियस कितनी है?
इसको ऐसे ही तो लिखते हैं x माइनस जीरो का स्क्वायर बाई माइनस जीरो स्क्वायर 2 स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, जहाँ पे सेंटर तो है इसका कितना 0 0 एंड रेडियस है इसकी 2। तो एक बार ये तो है सेंटर और रेडियस है इसकी 2, तो इसको डॉटेड करके मैंने ये बना दिया है इस तरह से 0। इसने क्या कहा -2 से +2, तो ये कोऑर्डिनेट तो हो गया -2, 0 और ये कॉमा हो गया 2, 0, इधर -2, 0 इधर +2, 0। तो ये तो हो गया इसका। लेकिन क्या ये फंक्शन है? अभी तो ये फंक्शन नहीं है। अगर हम थ्रोली इस कर्व की बात करेंगे तो ये फंक्शन थोड़ी ही है। एक्चुअल में तो फंक्शन ये है, x² + y² 4 थोड़ी दिया हुआ है। x² + y² 4 दिया होता तो हम पूरे सर्कल को कंसीडर करते, लेकिन उसने क्या दिया है y √4 - x²। y √4 - ये अंडर रूट किसको शो करता है? पॉजिटिव स्क्वायर रूट को। किसको शो करता है? पॉजिटिव स्क्वायर रूट को। एक्चुअल में जब हम ये बात करेंगे इस कर्व की, किसकी बात करेंगे? यहां से जो निकल के आता है, अगर आपको ये दिया होता तब आप इस y को लिखते, तो आप कैसे लिखते? ±√4 - x²। तो एक बार में आपको क्या लेना है? केवल एक ही लेना है, या तो ये या फिर कि कोई फंक्शन तभी बनेगा अगर आप पूरे को कंसीडर करोगे। तो ये जैसे लाइक दैट पॉइंट है, लाइक 1, तो इसके लिए ये हाइट और इसके लिए ये डेप्थ, यानी x = इस पॉइंट के लिए यहां भी 1 की ये इमेज और 1 की ये इमेज समझो, यानी 1x = 1 और 1 की 2 इमेज आ रही है, एक ये आ रही है और एक ये आ रही है, 2 इमेज आ रही है। और फंक्शन के लिए किसी पॉइंट की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए। कितनी इमेज होनी चाहिए? यूनिक इमेज, तभी तो वो फंक्शन होगा। अब ये इन्होंने दिया है फंक्शन, इसका मतलब ये हुआ या तो एक बार में आप ये ले सकते हो या फिर आप एक बार में ये ले सकते हो, अगर आपको ये गिवन हो तो। लेकिन इन्होंने स्पष्ट दे दिया कि कर्व क्या है? y √4 - x²। इसका मतलब आप नीचे का ग्राफ नहीं ले सकते, क्योंकि नीचे का ग्राफ लेते ये फंक्शन नहीं रहेगा। ये बात समझनी है। तो y +√4 - x², ये ग्राफ है इसका -2 से +2 तक। क्यों है? क्योंकि अब यहाँ हर एक पॉइंट के लिए, फॉर एवरी पॉइंट, इसके लिए यूनिक इमेज मिलेगी। इसकी क्या मिलेगी? यूनिक इमेज। ये नहीं है कि एक पॉइंट के लिए 2 इमेज मिल जाए। आप ये रखोगे तो इसकी हाइट ये मिलेगी, ये रखोगे तो इसकी वैल्यू ये मिलेगी, ये हाइट, ये रखोगे तो ये हाइट मिलेगी, ये रखोगे तो ये हाइट मिलेगी। ये नहीं कि इसी पॉइंट के लिए 2 हाइट मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए इस फंक्शन को बनाने के लिए क्या लिया आपको? √4 - x²। माइनस भी ले सकते थे, नो प्रॉब्लम। तो इन्होंने क्या लिया है? +√4 - x²। इन्होंने कहा है इस इंटरवल के लिए आपको रॉलिस थ्योरम को वेरीफाई करना है। ओके, तो आप देख लीजिए इसको क्या कर सकते हैं अपन। अब √4 - x² है, तो कंटिन्यूटी से पहले हम डिफरेंशियबिलिटी को चेक कर लेते हैं अपन। किसको चेक कर लेते हैं? डिफरेंशियबिलिटी को। क्यों चेक कर लें? क्योंकि अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा, तो कंटिन्यूटी चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो डिफरेंशिएबल देख लेते हैं, डिफरेंशिएशन करके देख लेते हैं इसका। नाउ इसका डिफरेंशिएशन डिफाइन है या नहीं है? तो f' ये अंडर रूट है, तो अंडर रूट का कैसे करते हैं ध्यान दो। √x का डिफरेंशिएशन, इसका मतलब x⁴1/2। डिफरेंशिएशन इसका करोगे तो क्या मिलेगा? पावर आगे आएगी और एक पावर कम होगी, तो 1/2 -1 -1/2, और ये क्या बनेगा? 1/2 और नीचे आ जाएगा, तो इसलिए बन जाता है 1/2 √x। ये बन जाता है डिफरेंशिएशन। तो अब हम इसका डायरेक्ट करेंगे, तो डायरेक्ट क्या होगा? 1/2 √4 - x², ये मिलेगा। अब 4 - x² मिल गया। अब इसके अंदर जो लिखा हुआ है चेन रूल से, चेन रूल क्या कहता है? पहले आपने इसका कर लिया, फिर इसके अंदर जो भी इनपुट में है इसका करोगे। तो 4 का किया तो 0, x² का किया तो -2x, इतना ही होगा डिफरेंशिएशन। तो f' x
अब ये क्या मिला, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -x/√4 - x²। अब आपको यहाँ चेक करना पड़ेगा, हालांकि इस ग्राफ से क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है कि ये फंक्शन -2 और +2 के बीच में ये कर्व, ये आपको कैसा दिख रहा है, ये कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। अगर आप ग्राफ बना देते हो तो आपको कुछ भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं दोनों तरह से बात कर रहा हूँ कि आपको ग्राफ भी बना दिया, यहाँ से क्लियरली दिख रहा है। क्या क्लियरली दिख रहा है कि भाई ये कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। और -2 पर इस ग्राफ की जो हाइट है एक्स एक्सिस के साथ वो कितनी है, 0। हाइट तो एक्स एक्सिस से लेते हैं, तो f -2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 0। f +2 की वैल्यू क्या है, 0। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है और ये बात भी आ गई। तो अब आपको क्या करना था, अब ये करना था कि इसके बीच में कहीं कोई एक पॉइंट C ज़रूर ऐसा होगा, इस जहाँ पर इसकी जो हाइट है, कोई भी एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहाँ पर इस कर्व के उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए, लाइक दैट, जैसे ये। तो जिस पर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। अब वो पॉइंट अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट लिखूँ तो 0, ये तो 0 है, इसकी हाइट 0, FC, यही तो मिलेगा ये पॉइंट 0, FC। इस पर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल। ग्राफ से क्लियर हो गया ये, लेकिन हमें एल्जेब्रिक तरीके से इसको दिखाना है तो कैलकुलस मेथड से देखो, डिफरेंशिएशन हमने कर लिया। अब यहाँ पर जो चीज़ है ये देखनी है आपको कि ये डिफाइन कब होगा। एक्चुअल में जब ये 0 हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड बन जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा। तो 0 कब बनेगा, जब x² = 4 हो। तो ये अंडर-रूट, पहले तो ये 0 नहीं होना चाहिए और फिर अंदर लिखा हुआ ये नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। नेगेटिव होगा तो अंडर-रूट डिफाइन नहीं होगा, और ये 0 हो गया तो फिर ये पूरा का पूरा ही फंक्शन इनफाइनाइट कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर क्या, ये f' कब डिफाइन होगा, व्हेन 4 - x² क्या हो आपका, > 0 हो। इक्वल नहीं, > नहीं लिखेंगे इसको, क्योंकि इक्वल 0 लिखने का मतलब ये इनफाइनाइट हो जाएगा, तो हमें 0 को छोड़ना पड़ेगा, यानी ये चीज़ है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो पॉजिटिव के लिए x² को इधर ले गए, अब स्क्वायर रूट लिया तो 2 mod x। कहने का मतलब ये हुआ कि mod x < 2, और इसको अगर एक्सप्लेन करेंगे तो -2 और +2 के बीच में। इसका मतलब ये हुआ कि f' डिफाइन है, f' इज डिफाइन किसमें, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -2 to 2, -2 से +2 ओपन इंटरवल में f' डिफाइन है। तो वो यही तो कह रहा है, जो रोलेस कहते हैं वो यही तो कहते हैं कि क्लोज इंटरवल में तो कंटिन्यूस हो, यानी इन पॉइंट्स को शामिल कर लिया जाए तो उसमें तो कंटिन्यूस हो, और इन कॉर्नर पॉइंट को छोड़ करके बीच के किसी भी पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल हो। तो -2 और +2 को छोड़ करके बीच में क्या है, ये डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएशन से पता लग गया, क्योंकि डिफरेंशिएशन डिफाइन है इसके बीच में, इसके लेफ्ट में डिफाइन नहीं है, इसके राइट में डिफाइन नहीं है, इसके बीच में डिफाइन है। ओके, तो आपके सामने क्या बात आ गई, डिफरेंशिएशन आ गया तो इसका मतलब कंटिन्यूस तो है ही। मैंने ग्राफ तो आपको लिख दिया है, लेकिन मैं करवा कैसे रहा हूँ, एल्जेब्रिक मेथड भी साथ में चल रहा है और आपका ग्राफिकल भी चल रहा है। तो यहाँ तक आप नोट कर लो इसको पॉज करके, क्योंकि अब मैं इसको डिटेल में लिखूँगा। तो कैसे लिखूँगा इसको, चूँकि फर्स्ट f इज कंटिन्यूस इन -2, 2, सेकेंड अभी डिफरेंशिएशन करके देखा तो f डिफरेंशिएबल भी है इन ओपन इंटरवल में। अब थर्ड केस में f -2 लगा के देखो, इसमें -2 लगाओगे 0 आएगा और +2 लगाओगे तो भी 0 हो जाएगा। सो ये केस आपका भी पूरा हो गया, ठीक है। अब क्या कहोगे, देन देयर एग्जिस्ट, ये 3 कंडीशन पूरी हो गई हैं। आप एक लाइन लिख देंगे, 3 कंडीशंस, मैं बोले देता हूँ इसको, आप नोट कर लेना। 3 कंडीशंस ऑफ रोलेस थ्योरम, 3 कंडीशंस ऑफ रोलेस थ्योरम्स
आर वेरीफाइड या सेटिस्फाइड, सो देन देयर एग्जिस्ट C belongs to open interval AB such that f dash C is equal to 0। तीन कंडीशन तो सेटिस्फाई हैं, तो इसका मतलब चौथी कंडीशन भी क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। तो हम क्या मान लिया हमने, हमें जो शो करना है वो ये, मैं यहाँ लिख देता हूँ, वी हैव टू शो, हमें ये दिखाना रहेगा, प्रूव दैट या शो दैट कि देन देयर एग्जिस्ट, एक एलिमेंट ऐसा जरूर है इस इंटरवल में जहां पर इसका डिफरेंशिएशन क्या है, जीरो है, जहां पर डिफरेंशिएशन क्या है, जीरो है। तीन कंडीशन है, इस चौथी कंडीशन को अगर हम दिखा देते हैं तो इसका मतलब रॉलिस थ्योरम वेरीफाइड है। ओके, सो ग्राफ से तो मैंने आपको बता ही दिया है, यहां से पॉइंट भी निकल के आ गया, क्या पॉइंट है वो, इसके बीच में यही तो है टर्निंग पॉइंट, इस ग्राफ में टर्निंग पॉइंट यही तो है। यहाँ तक तो क्या है, इंक्रीजिंग है, और इस पॉइंट के बाद में, यहाँ जीरो होने के बाद में ये डाउन होने लगा, तो इसका जो पॉइंट है इसके बीच में वो जीरो ही तो आ रहा है, ये जीरो पर ये पॉइंट जीरो FC, यहाँ क्या है, टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो यहाँ से ग्राफ से आंसर आ गया आपका C इज इक्वल टू 0। इसको मिटा देता हूँ। अब आते हैं इस पे। सो अब ये दिखाएं तो अब नाउ क्या करेंगे, अब ये तो अपन को दिखाना है, ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सो डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन कर चुके हैं तो वही वैल्यू लिख देता हूँ मैं। अभी जो लिखी थी आपकी -x अपॉन √4 माइनस एक्स स्क्वायर आया था, यही तो आया था। अब f डैश c, सो -c √4 माइनस c स्क्वायर, सो पुट करेंगे f डैश c इज इक्वल टू 0, सो -c अपॉन √4 माइनस c इज इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सो -c इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 0, सो c की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब ये 0 इस इंटरवल के बीच में ही तो है, तो आप लिख दोगे c इज इक्वल टू 0 और ये इस इंटरवल में आता है, तो चौथी बात भी पूरी हो गई। तो आप क्या लिख दोगे, हैंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड, हैंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। तो ये आपकी ये थ्योरम वेरीफाई हो गई क्योंकि ये वैल्यू इस इंटरवल के बीच में आ गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरीफाई कराया है इसमें भी रोलेस थ्योरम को। क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ बाकी, क्योंकि मैं आपको होमवर्क में ये दे चुका हूँ गिवन, तो मैं कुछ क्वेश्चन को पूरे को नहीं केवल फंक्शन लिख रहा हूँ। उसमें है ये कि वेरीफाई द रोलेस थ्योरम। सो फंक्शन ये है f(x) इज इक्वल टू लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस ab अपॉन x इंटू a प्लस b। ये फंक्शन है और इसके लिए इंटरवल गिवन है a टू b, इंटरवल है a टू b, वेयर इसमें ये कि 0 से बड़ा है a और a से बड़ा है b। इसका मतलब ये है कि यहाँ से तो क्लियर है, लेफ्ट में जो लिखा होता है वो छोटा लिखा होता है, इधर बड़ा लिखा होता है, तो ये तो डेफिनेट है कि a से b बड़ा है। बट इसने कहा कि 0 से बड़े हैं, इसका मतलब ये कह दिया कि a और b पॉजिटिव हैं बस। तो a और b को पॉजिटिव अपन को ध्यान में रखना है। बाकी क्वेश्चन पे आगे आते हैं। तो इन्होंने इसको कहा कि भाई इसको वेरीफाई कीजिए, तो आपको यहाँ समझना पड़ेगा ये फंक्शन कैसा लिखा हुआ है, ये फंक्शन कैसा है। आप इसको और डिटेल में चलते हैं, तो इसको log m अपॉन n से खोल लें। तो m अपॉन n से खोलोगे तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस ए बी माइनस लॉग ऑफ x इंटू ए प्लस बी। और थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए बी माइनस एम इंटू एन यहाँ लगा दो, सो लॉग एम इंटू एन, तो लॉग एम प्लस लॉग एन माइनस लगा है, सो ये भी माइनस हो जाएगा, लॉग ए प्लस बी। एक्चुअली ये फंक्शन आपका इस फॉर्म में है। अब आ जाइए लॉगरिथमिक फंक्शन पर।
मैं केवल log x की बात करूंगा। तो log x का अगर ग्राफ बनाए तो log x का ग्राफ कैसे बनता है, देखो 0। अगर मैं कह दूं ग्राफ है आपका ओनली log x बेस e, तो 1 पे क्या हो जाती है, x इक्वल टू 1 पुट करें तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, नहीं हाइट क्या हो गई, 0 हो गई। जैसे जैसे 1 से बढ़ाते जाते हैं ये वैल्यू भी क्या होती है, इंक्रीज होने लगती है, और 0 और 1 के बीच में रखते हैं तो ये माइनस में आता है, तो इस तरह से आएगा ग्राफ और इस तरह से चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से चलता है। ये log x का ग्राफ है। तो x अल्टीमेटली x तो इस पे पुट किया जाएगा और x पुट करने पर fx की जो वैल्यू आएगी वो फंक्शन की यानी कर्व की हाइट होती है। सो अब आप इस ग्राफ को देखिए कि अगर मैं ये कहूँ x ग्रेटर देन 0, ये log x के लिए x ग्रेटर देन 0 के लिए log डिफाइन होता है, लेकिन 0 से इधर अगर आप इस कर्व को देखो तो इस कर्व में कहीं पर भी कोई ब्रेक नहीं है और कहीं पर कोई कॉर्नर नहीं है। तो ये ग्राफ देखते ही समझ में आ रहा है कि ये कैसा फंक्शन है, ये फंक्शन है कंटिन्यूअस, ये फंक्शन है डिफरेंशिएबल। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि मैंने नोट भी कराया था कंटिन्यूटी वाले में भी और डिफरेंशिएबिलिटी वाले में भी। क्या लिखवाया था कि एवरी लॉगरिथमिक फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। प्रत्येक लघुगणकीय फलन अपने प्रांत में क्या होता है, सतत होता है। ऐसे ही मैंने लिखवाया था एवरी लॉगरिथमिक फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन। इसका मतलब है प्रत्येक लघुगणकीय फलन अपने प्रांत में अवकलनीय होता है। ओके, अब यहाँ लॉग, और यह भी बताया था कि अगर हम किन्हीं दो कंटिन्यूअस फंक्शन को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा, कंटिन्यूअस आएगा। 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शंस को, ऐसे ही 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शंस को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, कैसे, डिफरेंशिएबल फंक्शन को, तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। तो डेफिनेट बात है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, वी नो दैट एवरी लॉगरिथमिक फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। मैं दोनों ही बातें लिख देता हूँ, इन इट्स डोमेन। जो इस फंक्शन का डोमेन होता है उसमें ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होते हैं, इसलिए हमें इसमें कुछ भी और कहने की ज़रूरत नहीं है। और ये लॉग का फंक्शन है, ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो सब्ट्रैक्शन के बाद भी जो मिलेगा वो भी कैसा फंक्शन होगा, कंटिन्यूअस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। सो fx क्या होगा, इज कंटिन्यूअस, किसमें होगा कंटिन्यूअस, इस इंटरवल में a to b में। एंड सेकेंड बात, fx इज डिफरेंशिएबल इन a to b। लिख सकते हैं क्योंकि ये तो अपने डोमेन में होता है, ठीक है, और इसका डोमेन का कुछ पार्ट ये है a से b, तो ये पूरे के पूरे डोमेन में ही कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल हैं। तो उस डोमेन से छोटे पार्ट में a से b तक ही ये कंटिन्यूअस भी होंगे, डिफरेंशिएबल भी होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो 0 से बड़े हैं, पॉजिटिव है, तो फिर ये कंटिन्यूअस भी होंगे और डिफरेंशिएबल भी होंगे। अब थर्ड कंडीशन क्या है, एफ ए इज इक्वल टू एफ वी, ये दिखाना है। तो एफ ए देखते हैं कितना है, एफ ए लगाओ यहाँ पे इस जगह पे, तो लॉग ए स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए इंटू ए प्लस बी। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो log 1 और log 1 की वैल्यू 0। एफ वी को देखते हैं, सो log b पुट करेंगे, सो बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन बी इंटू ए प्लस बी। अब ये क्या मिलेगा आपको, देखो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करोगे बी ए प्लस बी स्क्वायर, वही चीज़ मिली, सो log 1 दिस इज इक्वल टू 0। सो एफ ए किसके इक्वल आ गया, ये एफ वी के। तो रोलेस थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो अब इसका मतलब ये है कि चौथी कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। चलो चेक करते हैं। सो अब हमें दिखाना क्या है, वी हैव टू शो दैट यहाँ डिफ्रेंशिएशन इसका नहीं हो पाएगा, तो मुझे थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा, इस लाइन को। ओके,
कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, यहाँ लिख देता हूँ। ओके, अब मैं ये मान लेता हूँ देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ए टू बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। ये अपन को दिखाना है, वी हैव टू शो दैट। ठीक है, सो नाउ इसका डिफरेंशिएशन करके देखते हैं। अब डिफरेंशिएशन में अपन इसका डिफरेंशिएशन कर लें, इसकी बजाय इसका डिफरेंशिएशन कर लें, क्योंकि ये फंक्शन है वही ये फंक्शन है, तो डिफरेंशिएशन इसका करें क्योंकि ये थोड़ा सा इजी फॉर्म में लिखा हुआ है। तो लॉग अपॉन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, और इनटू में इसका करोगे एक्स स्क्वायर का 2x, और ये कांस्टेंट है तो इसका 0, तो ये कितना मिल जाएगा 2x माइनस लॉग एक्स, इसका माइनस 1 अपॉन एक्स, और ये लॉग ए प्लस बी क्या है 0, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है a प्लस बी, लॉग ए प्लस बी, इसमें x का कोई टर्म नहीं है, तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। ओके, अब अपन को क्या करना है, x की जगह c पुट कर दो तो f डैश c की वैल्यू आ जाएगी, तो 2c अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस 1 अपॉन सी। सो पुट कर दें f डैश c इज इक्वल टू 0, सो 2c अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस 1 अपॉन सी इज इक्वल टू 0। 2c अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए बी, इसको राइट हैंड साइड पे ले जाओ, 1 अपॉन सी हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो क्या मिलेगा यहाँ पे 2c स्क्वायर, इसका इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 2c स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए बी। कैलकुलेशन है जनरल, सी स्क्वायर को इधर ले आइए तो क्या मिलेगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, और सी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। ओके, अब c आया अंडर रूट ए बी। अब आप समझो क्या ये अंडर रूट ए बी ए से b के बीच में ग्राफ खिंचा हुआ है, ग्राफ किसके बीच में ड्रॉन है, a से b के बीच में, तो ये अंडर रूट ए बी क्या a और b के बीच में कहीं होगा, लगाओ दिमाग। आपको थोड़ा सा मैं 11th में जीपी में ले जाता हूँ, ज्योमेट्रिक मीन। कोई भी नंबर a हो और एक नंबर b है, इन दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन कितना होता है। ज्योमेट्रिक मीन हिंदी में कहें तो गुणोत्तर माध्य। अगर मैं कहूँ कि एक संख्या 2 है और एक 8 है, तो इनका गुणोत्तर माध्य कितना होगा, तो कैसे निकालते थे 2 × 8 16, 16 का अंडर रूट 4, तो 2 और 8 का गुणोत्तर माध्य कितना आएगा 4, जो 4 किसे 2 और 8 के बीच में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अंडर रूट ए बी किसको शो कर रहा है, एक्चुअली ये ए और बी के बीच में ही कहीं होगा। क्यों होगा, आप मैं लिख देता हूँ, अंडर रूट ए बी इज ज्योमेट्रिक मीन, जीएम ज्योमेट्रिक मीन है किसका, ऑफ ए एंड बी, ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन है, इसलिए ए और बी के कहीं बीच में ही होगा। हो गई बात वेरीफाइड। क्या लिखोगे आंसर में, हेंस रॉलीज थ्योरम इज वेरीफाइड। शायद बात आपके समझ में आ गई होगी, और मैं आपसे बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप क्वेश्चंस को लगाएं, और लगाने के बाद में जहाँ भी प्रॉब्लम रहती है क्वेश्चन के सॉल्यूशन में, या आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसमें, तो उस स्टेप में जहाँ भी प्रॉब्लम लगे आप मैसेज या फ़ोन करके आप पूछिए ज़रूर। आप ये नहीं कि आपने क्वेश्चन छुआ ही नहीं, आपने दूर से ही अनुमान लगा लिया कि मेरे तो समझ में ही नहीं आया। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, आप क्वेश्चन को करें, आपसे हो जाएगा, गारंटेड हो जाएगा। आप हाथ तो चलाइए, आप पेन उठाकर उसमें दिमाग थोड़ा तो लगाइए। अगर आपको कहीं किसी स्टेप में प्रॉब्लम आती है, आप बेहिचक फ़ोन करिए किसी भी टाइम, लेकिन आप करिए ज़रूर। ओके, अब मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ता हूँ। तो इस तरह के वेरिफिकेशन के क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो इजीली कर सकते हो। पहले फंक्शन की स्टडी कर लो कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है या नहीं है। वो स्टडी के बाद में फिर लास्ट वाले पॉइंट में डिफरेंशिएशन करना होता है, और जिसको हम सी कह रहे हैं, इट मीन्स हमें एक्स की वैल्यू निकालनी होती है।
और वो x की वैल्यू जो भी आए वो उस इंटरवल ओपन इंटरवल के बीच में आनी चाहिए, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है इसमें, बहुत ईजी है। अब मैं क्वेश्चन का थोड़ा टाइप बदल रहा हूँ। अभी तक क्या था, अपन रॉलिस थ्योरम को वेरीफाई कर रहे थे। अब टाइप ये है कि आपको ये कह देगा कि एक फंक्शन दे दिया और ये कहेगा कि इसमें रॉलिस थ्योरम अप्लाई होती है, तो आखिर वो कौन सा पॉइंट होगा, समझिए इस बात को। यहाँ भी c की वैल्यू निकाल रहे हो और c क्या है कि x एक्सिस पर जो इंटरवल है a से b उसके बीच में कहीं कोई पॉइंट है, तो उस पॉइंट पर फंक्शन की हाइट क्या हो जाएगी, अगर वो पॉइंट c है तो फंक्शन की हाइट हो जाती है एफ सी। तो उस जो सी एफ सी अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखूं उस जहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किया गया है तो उसके कोऑर्डिनेट होते हैं c, एफ सी। तो वहाँ पे आपको उसके कोऑर्डिनेट लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं तो क्वेश्चन कैसे देगा कि फंक्शन दे दिया, फिर कह दिया कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन विच टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। फंक्शन दे दिया, कह देगा कि वो बिंदु ज्ञात करो वक्र पर जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है। ठीक, फंक्शन दे दिया और कह देगा रॉलिस थ्योरम अप्लाई हो रही है। तो इस बात को हम जानते हैं, रोले ने ही कहा था कि उसके बीच में कहीं कोई पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहां पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो जब भी कोई कहे टेंजेंट एक्स एक्सिस के किसी भी लाइन के से मतलब है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, जब भी किसी क्वेश्चन में कहा जाए टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो समझ लो रॉलिस थ्योरम अप्लाई होगी। ठीक है, ओके। अब मैं क्वेश्चन आपको देता हूं, इस पे थोड़ा डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन ये है, इट इज गिवन फॉर द फंक्शन, इट इज गिवन फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर, एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी ऑन 1 2 3। इट इज गिवन फॉर द फंक्शन, फंक्शन दे दिया, इंटरवल दे दिया। अब क्या कहा, रॉलिस थ्योरम होल्ड्स, रॉलिस थ्योरम होल्ड्स C इज इक्वल टू, रॉलिस थ्योरम इसमें अप्लाई होती है जिसमें C की वैल्यू है 2 + 1/√3, 2 + 1/√3। अब ये कह रहे हैं रॉलिस थ्योरम होल्ड्स विद C इज इक्वल टू 2 + 1/√3। फाइंड द वैल्यूज ऑफ A एंड V, फाइंड द वैल्यूज ऑफ A and V। If F1 is equal to F3 is equal to 0। समझ लीजिए इस बात को। एक्चुअल में इन्होंने क्या कहा है यहाँ पर कि एक फंक्शन आपको दे दिया और इंटरवल दे दिया, कह दिया रॉलिस थ्योरम इसमें होल्ड करती है, जिसके लिए C की वैल्यू यानी C जो पॉइंट है वो इस इंटरवल के बीच का है, दिख भी रहा है 2 + 1/√3। तो 2 + 1/√3 डेफिनेट है, 2 + 1 होता तो 3 हो जाता, √3 से डिवाइड होके आ रहा है तो डेफिनेट है कि इस इंटरवल के बीच में ही है वैल्यू, यानी 2 और 3 के बीच में है। सो फाइंड द वैल्यूज ऑफ A एंड B, ये जो कांस्टेंट है A और B इनकी वैल्यू बतानी है। और ये दे दिया कि F1 F3 इक्वल हैं और किसके इक्वल हैं, 0 के इक्वल हैं। तो सोचिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। रॉलिस, पहले तो ध्यान करेंगे कि रॉलिस थ्योरम होल्ड करती है, इसका मतलब ये है कि फंक्शन ये कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। तीसरी कंडीशन इन्होंने दे ही दी, ठीक है।
डिफरेंशिएशन में करके जो वैल्यू निकालते हैं वो वैल्यू भी दे दी है इन्होंने। अब आपके समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर क्या कर सकते हैं, एक क्वेश्चन जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था आपसे कि पॉइंट वाली बात, वो पॉइंट वाला नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आपके सामने फंक्शन है, आपको ये कंडीशन दे दी है, डिफरेंशिएबिलिटी की बात भी होगी और ये भी बात होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। नाउ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 12x प्लस a, इतनी सी बात हुई। और इसमें एफ डैश सी कर लूँ तो एफ डैश सी की वैल्यू कितनी, 3c² माइनस 12c प्लस a, ठीक है, ये वैल्यू आई आपके पास। अब रोलेस थ्योरम में क्या होता है, पुट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू पुट करेंगे तो आपके पास रिलेशन मिल जाएगा 3c² माइनस 12c प्लस a इज इक्वल टू 0। ये एक रिलेशन मिल गया, समझो इस बात को। नंबर 1 डाल दिया मैंने इसको कि रोलेस में क्या करते हैं कि डिफरेंशिएशन करते हैं और डिफरेंशिएशन करने के बाद में जो c की वैल्यू मिलती है वो उस इंटरवल में मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे एक रिलेशन मिल गया 3c² माइनस 12c प्लस a इज इक्वल टू 0, लेकिन वो वैल्यू इसमें दे रखी है c इज इक्वल टू 2 प्लस 1/√3। अब अगर मैं c की वैल्यू यहाँ से निकालूँ तो वो वैल्यू क्या मिलनी चाहिए मुझे, c इज इक्वल टू 2 प्लस 1/√3, ये वैल्यू मुझे मिलनी चाहिए। ओके, कोई नहीं, मैंने इसको फर्स्ट डाल दिया क्योंकि यहाँ a है, अननोन है, a मुझे पता नहीं है। a पता चल जाता तो मैं वैल्यू आ जाती, और वो वैल्यू कितनी आती, c इज इक्वल टू 2 प्लस 1/√3। वो कह रहा है ये वैल्यू मत निकालो, c की वैल्यू तो मैंने दे रखी है, आप तो a की वैल्यू बताओ, क्वेश्चन में यही तो कह रहा है। तो मैंने इस इन्फॉर्मेशन को नंबर 1 डाल दिया। ओके, अब मैं क्या करूँ, अगेन f1 की बात करूँ, f1 यहाँ लगाते हैं। f1 कितना आएगा देखो, 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस b। तो यहाँ ये मिल गया आपको कितना, 1 माइनस 6 माइनस 5 यानी a प्लस b माइनस 5, ये मिला। अब f3 की बात करूँ तो 3 का क्यूब माइनस 6 इंटू 3 स्क्वायर प्लस a इंटू 3 प्लस b। तो देखो 27 हुआ और 9 54 हुआ, यानी माइनस 27 माइनस 54 माइनस 27। सो ये बना आपके पास 3a प्लस b माइनस 27। अब क्या कहा इसने कहा f1 और f3 आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं, और किसके इक्वल हैं, 0 के इक्वल हैं। ओके, सो आपको यहाँ से इक्वेशन भी मिल सकते हैं क्योंकि f1 को भी इसने क्या कह दिया, 0 कह दिया, f3 को क्या कह दिया, 0 कह दिया। तो आप यहाँ पे लगा सकते हो a प्लस बी माइनस 5 दैट इज 3a प्लस बी माइनस 27 दैट इज 0। यहाँ से आपको इक्वेशन मिल जाएंगे a और b के। अब a और b के आपके पास इक्वेशन मिल गए तो फिर आपकी वैल्यू a प्लस बी इज इक्वल टू 5, 3a प्लस बी इज इक्वल टू 27। अब आपको यहाँ से क्या मिल गया, a प्लस बी इज इक्वल टू 5, इसको नंबर 2 डाल दीजिए, और ये हो गया आपके पास 3a प्लस बी इज इक्वल टू 27, इसको नंबर 3 डाल दीजिए। अब इजीली इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो सब्ट्रैक्शन दे दें इसको, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2a हो गया और ये कितना हो गया 22, 27 माइनस 5 22, a इज इक्वल टू कितना हो गया 11। अब a इज इक्वल टू 11 हो गया तो b की वैल्यू कितनी हो गई, 11 इधर ले जाओगे तो b की वैल्यू हो गई माइनस का 6, a की वैल्यू 11, b इज इक्वल टू हो गया आपके पास माइनस 6। अब ये वैल्यू आपको क्या करनी है, यहाँ पे लगानी है, किस में लगानी है, ये जो आपके पास आ गया ये। तो देन fx क्या हो जाएगा आपके पास, fx बन गया आपके पास x क्यूब माइनस 6x² प्लस a यानी 11x और b माइनस 6, 11x माइनस 6, ये बन गया आपके पास x क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6।
ये आपका फंक्शन आ गया। अब आप देख लीजिए इसका डिफ्रेंशिएशन जो अभी हमने निकाला था, अब क्या बन जाएगा यहाँ 3x² माइनस 12x प्लस 11। अब एफ डैश सी की बात करोगे तो एफ डैश सी क्या हो जाएगा 3c² माइनस 12c प्लस 11। यही तो हुआ, जो एक की वैल्यू थी यहाँ पे, ये जो निकाला था ये वही तो आया है 3c² माइनस 12c प्लस 11, ए की वैल्यू आ गई। अब बात क्या है, इसने कहा रोलिंस थ्योरम होल्ड करती है किस वैल्यू के लिए, इस वैल्यू के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि c की वैल्यू अगर मैं यहाँ ये लगा दूँ तो एफ डैश सी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर इस वैल्यू के लिए ये 0 हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी की ये वैल्यूज हमारी ट्रू हैं, यानी सत्य हैं। कहने का मतलब है ये जो हमने निकाला था एफ डैश एक्स, इसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से हमें कुछ भी नहीं मिला। हमें तो क्या है एफ एक्स यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकालने से मिल गया, तो हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे नाउ एफ डैश सी इज इक्वल टू 3c² माइनस 12c प्लस 11। अब वो वैल्यू जो c की है वो वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। देखो c इज इक्वल टू दिस, तो मैं c² अगर निकालूँ यहाँ पे c², तो c² कितना होगा 2 प्लस 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ। अगर मैं इस वैल्यू को ही कैलकुलेट कर दूँ तो 4 प्लस 1/3 प्लस 4/√3, ये वैल्यू आ जाएगी c² की। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पे लगा दीजिए 3c² मतलब 4 प्लस 1/3 प्लस 4/√3 माइनस 12c की वैल्यू 2 प्लस 1/√3 प्लस 11। अब आप देख लीजिए 3 × 4 12 हो गया, 3 प्लस 1/3 ये प्लस 1 हो जाएगा, 3 × 4 प्लस 12/√3। अब इसको देख लीजिए माइनस 12 × 2 24 माइनस 12/√3 प्लस 11। अब आप देखिए इससे तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। 12 प्लस 1 13 प्लस 11 24 माइनस 24 क्या हो गया, ये 0 हो गया। सो एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। इसके लिए किसके लिए आया ये 4c, c की वैल्यू हमने क्या पुट करी थी जो इसने दे रखी थी ये, ठीक है। और किसके बीच में है ये, किस इंटरवल में है, माइंड बिलोंग्स टू 1 to 3, इस इंटरवल में है। किसके लिए, फॉर विच ए क्या है आया आपका, ए आया 11 और बी आया -6। तो इस तरह का ये क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन मैं ऐसा दूंगा आपके होमवर्क में, आप ट्राई कर लीजिए इसको। एक बार फिर समझा देता हूँ इसको। फंक्शन दिया था आपको, ये इंटरवल दिया था और ये कहा रोलिंस थ्योरम होल्ड करती है किस वैल्यू के लिए, इस वैल्यू के लिए 2 प्लस 1/√3। यानी रोलिंस थ्योरम होल्ड करती है किस वैल्यू के लिए, 2 प्लस 1/√3। तो यहाँ दिख भी रहा है 2 प्लस 1/√3 इसके बीच में है। इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स इस पर क्या देगा, इस पॉइंट पर 0 देगा वैल्यू। क्या देगा, 0। यानी एफ डैश सी क्या मिलेगा, 0। तो एफ डैश सी की बात हम तब कर सकते हैं, पहले एफ एक्स तो पता करें। तो एफ एक्स पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, हमें एफ एक्स पता करने के लिए ए और बी की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब पता होने के लिए उसने एक एक्स्ट्रा कंडीशन दे दी कि f1 इज इक्वल टू f3 इज इक्वल टू 0। तो हमने इस फंक्शन से 1 लगाया तो f1 की वैल्यू मिल गई, 3 लगाया तो f3 की वैल्यू मिल गई। दोनों को 0 के इक्वल लगा दिया और 0 के इक्वल लगाने से इक्वेशन मिल गए हमें ये, और इक्वेशन को सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमने देखा क्या ये वैल्यू सही है, तो हमने पुट करके जब देखा इसमें डिफरेंशिएशन, यानी पहले फंक्शन लिख लिया, ये डिफरेंशिएशन कर लिया और डिफरेंशिएशन करके सी की वैल्यू लगाई तो ये वास्तव में 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि रोलिंस थ्योरम इस वैल्यू के लिए होल्ड करती है जहाँ जिसके लिए ए और बी के वैल्यू, ए की 11 बी की -6 होनी चाहिए। तो इस तरह का ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ऐसा ही और दूंगा मैं आपको, लेकिन पहले एक पॉइंट निकालने वाला क्वेश्चन और कर लें।
क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट y इज इक्वल टू cos x माइनस 1, y इज इक्वल टू cos x माइनस 1, x बिलोंग्स टू पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2। अब इसने कहा है फाइंड द पॉइंट ऑन कर्व y इज इक्वल टू cos x माइनस 1, x बिलोंग्स टू पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, यानी ये जो कर्व है, ये जो फंक्शन है वो इस इंटरवल के लिए डिफाइन है। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है, पूरी बात नोट कर लेते हैं। एट विच द टेंजेंट इज, एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। समझो इसको, इसने क्या कहा कि इस कर्व पर जो कि यहां से यहां तक डिफाइन है, पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर खींचा गया टेंजेंट, जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है। अब बिल्कुल क्वेश्चन आपके पास आते ही आपको समझ जाना चाहिए इसने क्या कहा कि टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और टेंजेंट के पैरेलल एक्स एक्सिस के पैरेलल होने की बात कौन कहता है, वो कहते हैं रोलेस। रोलेस थ्योरम कहती है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट होगा, कब होगा, जब फंक्शन उस इंटरवल में कंटिन्यूअस हो, ओपन इंटरवल में डिफरेंशियल हो, एफ इज इक्वल टू एफ भी हो। ठीक है, तो कहने का मतलब जब उसने ये कह दिया कि टेंजेंट पैरेलल है एक्स एक्सिस की और ये जो कर्व है वो इस इंटरवल में डिफाइन है, तो आखिर वो पॉइंट कौन सा है। तो अल्टीमेटली ये रॉलिस थ्योरम में जो हम निकालते हैं सी वो क्या होता है, वो एक्स एक्सिस पे पॉइंट होता है। वो पूछ किस पे रहा है, कर्व पर पॉइंट पूछ रहा है, तो उस सी पॉइंट के लिए हाइट हम निकाल लेंगे, हाइट आ जाएगी, एफ सी की वैल्यू आ जाएगी, तो सी कॉमा एफ सी जो होगा वो पॉइंट ही तो होगा। चलो देखते हैं क्या करना है। ओके, ये बात कहने से हमारी समझ में आ गया कि ये रोलेस लगेगा। तो यहाँ लिखोगे cos x कैसा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो हम ये जानते हैं कि एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। सो आप चाहो तो यहाँ लिख दो एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन। ठीक है, ये बात हो गई। तो इसका सीधा मतलब क्या हुआ कि ये जो फंक्शन है बाई, जिसको हम एफ एक्स कह सकते हैं, इसको मैंने कह दिया लाइक दैट, जैसे एफ एक्स, तो एफ क्या हो गया यहाँ पे, कंटिन्यूअस हो गया, किस में हो जाएगा ये, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2। ठीक है, सेकंड बात, एफ इज डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से -1 हो रहा है तो कांस्टेंट से तो कोई फर्क पड़ता नहीं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं, तो इसका मतलब ये इस इंटरवल में भी कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है ना, ये कॉस है, कॉस तो क्या होता है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है, -∞ से +∞ तक कंटिन्यूअस होता है, यही साइन एक्स होता है। तो इसमें कुछ भी ऐड हो, कुछ भी सब्ट्रैक्ट हो, इसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये डिफरेंशिएबल भी होगा इसमें। ठीक है, अब थर्ड बात इसकी चेक कर लेते हैं, एफ पाई बाई 2 लगा के देखो, cos पाई बाई 2 -1, cos पाई बाई 2 0 होता है, 0 -1 -1। एफ 3 पाई बाई 2 की बात करें तो cos 3 पाई बाई 2 -1, तो cos 3 पाई बाई 2 क्या होगा, दिस इज ऑल्सो 0, 0 -1, दिस इज -1। तो ये तीनों बातें यहाँ हो गई, रॉलेस थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। तो चौथी बात, फोर्थ क्या है, फोर्थ ये है, मैं ये करता हूँ इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, -sin x, और ये क्या हो गया 0, क्या हो गया 0। सो अब मैं c पुट कर देता हूँ यहाँ पे x की जगह पर, तो ये -sin c हो गया, पुट एफ डैश c इज इक्वल टू 0, सो -sin c इज इक्वल टू 0, sin c इज इक्वल टू 0। साइन के केस में ये 0 वैल्यू किसकी होती है, बताओ, 0 की होती है, साइन 0 0 होता है, लेकिन वो 0 इस इंटरवल में नहीं आ रहा है, हमें तो वैल्यू इस इंटरवल के बीच की लेनी है, तो इस इंटरवल के बीच में क्या है, पाई,
साइन सी इज इक्वल टू पाई, यानी सी इज इक्वल टू पाई। तो पाई क्यों ली? क्योंकि ये इस इंटरवल में आ रही है, पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2। अब आप समझिए, क्या समझ में आया कि एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट सी है जिसकी वैल्यू कितनी है, पाई, जिस पर अगर हम कर्व का वो पॉइंट लें तो वहाँ पर टेंजेंट अगर ड्रॉ किया जाए कर्व में, कर्व पर, तो वो टेंजेंट क्या होगा, एक्स एक्सिस पे पैरेलल होगा। तो सी की वैल्यू पाई। अगर मैं यही वैल्यू एफ सी निकालूं, ये तो आ गया एक्स इक्वल टू सी, एक्चुअल में ये एक्स इक्वल टू एक्स की जगह पे ही तो सी लगाया था, एक्स इक्वल टू सी, तो एक्स इक्वल टू सी, तो एक्स की वैल्यू तो ये आ गई। अब मुझे एफ एक्स की वैल्यू भी चाहिए, हाइट भी तो चाहिए पॉइंट बताने के लिए, तो सी लगाया इसमें। कहाँ लगाएंगे एफ सी? इस जगह पर। तो क्या बनेगा, कॉस सी माइनस 1। सो अब सी की वैल्यू क्या है, पाई, पाई निकाल के लाए हैं, तो क्या मिलेगा, ये कॉस पाई माइनस 1। कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, कॉस पाई माइनस 1। सो माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2। कहने का मतलब पॉइंट आपके पास होगा, मैंने क्या कहा था, ग्राफ जब ड्रॉ किया था उसमें रोलेज में, तो पॉइंट आपको मिलता है एक्चुअल में सी, एक्स की जगह सी, और हाइट एफ सी। ये पॉइंट होता है कर्व पर जिस पर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए। ऐसे तो बताया था कि भाई यहाँ कोई पॉइंट सी है तो ये हाइट हो गई एफ सी, तो ये पॉइंट क्या बन गया, सी कोमा एफ सी। तो इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए वो तो क्या होगा, एक्स एक्सिस से पैरेलल होगा। तो वो इस पॉइंट को पूछ रहा है, ये इस पॉइंट को, तो वो पॉइंट क्या है, सी कोमा एफ सी। अब सी की वैल्यू क्या निकाली अपन ने, सी की वैल्यू आ गई पाई। अब पाई के लिए एफ सी क्या आया, यहाँ से देखो, कॉस सी माइनस 1, ये वैल्यू लगा दी तो क्या आ गया, माइनस 2। तो एक्चुअली ये पॉइंट आया कर्व पर कितना, पाई कोमा माइनस 2, यानी इस कर्व पर वो पॉइंट है पाई माइनस 2 जिस पर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। ओके, मैं मान के चलता हूँ अगर आपको ये बात समझ में आ गई है। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आप बहुत पेशेंस के साथ इनको सॉल्व करें। कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप पहले तो वीडियो को एक दो बार, जब ये क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हो, समझ रहे हो, तो एक बार पढ़ लें, फिर दोबारा फिर वीडियो को देख लें। जब आप एक दो बार वीडियो को देखोगे तो फिर क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में आपके समझ में आ जाएगा। और फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, जो आपको ईजी लगे आप करें उसको। ओके, अब मैं आपको होमवर्क में कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप उनको ट्राई करिए, और जितने भी क्वेश्चन हो जाएं, एक क्वेश्चन हो जाए या सभी हो जाएं, आप उनको मुझे चेक जरूर कराओगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें वेरीफाई करा रहे हैं, वेरीफाई रॉलेज थ्योरम। मैं इसमें सभी में लिखे देता हूं, वेरीफाई रॉल्स थ्योरम। अब इसमें एक ये एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, इंटरवल है 0 टू पाई, 0 टू पाई, यहाँ से यहाँ तक डिफाइन है। तो रोलेज थ्योरम को आपको वेरीफाई करना है इस इंटरवल के लिए। एंड इसका सेकंड क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1, और यहाँ इंटरवल आपको गिवन है 0 टू पाई बाई 2। एक वेरिफिकेशन का और क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और इसका इंटरवल आपको गिवन है पाई बाई 4 टू 5 पाई बाई 4। ये वेरिफिकेशन के क्वेश्चन हो गए इसके। और इसके बाद में अब मैं क्वेश्चन आपको जो मैंने डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन बताया था वो क्वेश्चन दे रहा हूँ। अब इसमें कहा है इट इज़ गिवन दैट फॉर द फंक्शन एफ, इट इज़ गिवन दैट फॉर द फंक्शन एफ
it is given that for the function f fx is equal to x cube plus bx square plus ax, और आपको इंटरवल गिवन है 1 2 3, ये इंटरवल गिवन है। क्वेश्चन जो मैंने कराया है बिल्कुल वैसा ही है, ज़्यादा इसमें चेंज कुछ नहीं है। और इसमें कहा है रोल्स थ्योरम होल्ड्स C इज इक्वल टू 2 + 1/√3। यही जो मैंने क्वेश्चन कराया था बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन इसमें और क्या गिवन है आपको, उसमें तो कह रखा था f1 = f3 = 0 जो मैंने क्वेश्चन कराया है, लेकिन इसमें कुछ नहीं दिया है। इसमें कहा है फंक्शन दे दिया रोल्स थ्योरम होल्ड्स, c की वैल्यू दे दी, अब आपसे कह दिया फाइंड a एंड v। अब फाइंड a एंड v, अब इसमें क्वेश्चन में क्या करना है आपको कि देखो वहाँ तो क्या था f1 = f3 = 0 देने से वहाँ 2 इक्वेशन डायरेक्ट आपको मिल गए थे। यहाँ क्या करेंगे आप कि फंक्शन आपके पास है, डिफ्रेंशिएशन कर लोगे, f' निकाल लोगे, ठीक है। c की वैल्यू आपको गिवन है, f' रोल्स थ्योरम में क्या होती है 0 होती है, तो f' वहाँ 0 लगा दोगे और ये वैल्यू वहाँ c वाले केस में लगा के इक्वेशन बना लोगे, a और b में इक्वेशन मिल जाएगी। एक आपके लिए a = fb होता है नहीं, f1 = f3 होने से आप एक इक्वेशन यहाँ से बना लोगे, फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, a और b की वैल्यू मिल जाएंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन में हल्का सा चेंज है, इसमें बाकी सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ट्राई करना क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये है, इसमें पॉइंट पूछा है फाइंड द पॉइंट्स ऑन कर्व फॉर विच टेंजेंट is parallel to x एक्सिस, ठीक है। पॉइंट्स पूछे इसमें, मैं पार्ट बना देता हूँ, फंक्शन लिखे देता हूँ यहाँ पे। फंक्शन ये है, एक फंक्शन तो आपका ये है y = 16 - x², y = 16 - x²। यहाँ मैं एक बात लिखे देता हूँ, यूजिंग रोल्स थ्योरम, y = 16 - x² and interval is -1 to 1, ये आपको इंटरवल गिवन है। एक क्वेश्चन इसमें और दे रहा हूँ आपको, y = e⁻1 - x², y = e⁻1 - x², इंटरवल यहाँ भी आपका -1 to 1 ही है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको करना है, यहाँ कर्व पर पॉइंट बताना है, जो मैंने अभी क्वेश्चन करके आपको बताया था, और इस तरह के भी क्वेश्चन आपको एक बता दिया करके, और ये आपके वेरिफिकेशन के क्वेश्चन हैं, तो इजीली आप कर सकते हो। अब मैं आपसे कहूँगा कि बुक के भी क्वेश्चन हैं, वो भी आप लगाएं, बुक का कोई क्वेश्चन छोड़ना मत। मैंने बुक के भी ज़्यादातर कवर कर लिए हैं, फिर भी कोई क्वेश्चन छूट रहे हों तो आप उनको बुक के, जो आपकी RBSC की बुक है उसके क्वेश्चन भी रोल्स थ्योरम के सारे लगा लें, जो भी क्वेश्चन हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। ओके।